अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं भारत छोड़ो आंदोलन और उससे बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने मैं रखूंगा, जो आने वाले 67वें बिहार लोकसभा की मुख्य परीक्षा में आप लोगों को बहुत ही कारगर साबित होगा। क्योंकि बिहार लोकसभा आयोग भारत छोड़ो आंदोलन साथ ही साथ आज़ाद दस्ता से संबंधित अनेकों बार प्रश्न पूछ चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? गांधी जी के द्वारा या तो भारतीय नेताओं के द्वारा यह क्यों कहा जाने लगा कि अंग्रेज अब वापस आप इंग्लैंड जाइए भारत को छोड़ करके? क्या उसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, करो या मरो का। उसी से संबंधित आज कुछ तथ्य हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम पृष्ठभूमि को देखेंगे या तो कारण को हम देखेंगे तो उसमें देखते हैं सर्वप्रथम आता है द्वितीय विश्व युद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध में ही भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया गया, या तो वह परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई जो भारतीय नेताओं को यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि अंग्रेज अब वापस इंग्लैंड जाओ। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं की सहमति लिए बगैर ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इसमें शामिल करने की घोषणा कर दी गई। न तो भारतीय नेताओं से सहमति ली गई थी, न ही कांग्रेस से सहमति ली गई थी। परिणाम यह निकला कि यह घोषणा ने संपूर्ण वातावरण में असंतोष की स्थिति उत्पन्न कर दी। पूरी तरह से यहाँ देखेंगे कि भारत को सम्मिलित किया जाना ही भारत छोड़ो आंदोलन का पृष्ठभूमि को एक सतह प्रदान कर दिया गया। दूसरा जो इसमें हमको देखने को मिलेगा वह है जापानी आक्रमण का भय। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के द्वारा म्यांमार जो तत्कालीन बर्मा था उसके ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया था और उसकी सेना बढ़ते हुए हमारे पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश कहा जाए या मेघालय कहा जाए उसके समीप पहुंचने वाली थी। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि जापानी की सरकार के द्वारा अब भारत पर भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आक्रमण करेगा, तो इसके डर से इस क्षेत्रों में कुछ जो सुधारात्मक या तो सुरक्षात्मक कदम उठाए जाने लगे। यह कदम वहाँ के जनता के लिए और कष्टों में बढ़ोतरी कर दे। ये दो ऐसी परिस्थितियां थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन को पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा था। इसी में अगला जो कारण निकल करके आया है, तो पृष्ठभूमि जो निकल के आया वह था जमाखोरी एवं मुद्रास्फीति। अनाज भारत में भरपूर मात्रा में उपलब्ध था, इसके बावजूद अंग्रेजों के द्वारा या तो अंग्रेज व्यापारी थे उनके द्वारा जमाखोरी किया जाने लगा। परिणाम यह निकल करके आया कि अनाज संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब अनाज संकट हो गया तब मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया। जब मुद्रास्फीति बढ़ने लगी तो यह जन असंतोष का बहुत बड़ा कारण बढ़ गया। इसी समय लोगों का जो पैसा बैंकों में जमा था वह निकालना लोग प्रारंभ कर दिए, क्योंकि उनको बैंकिंग संस्थानों पर विश्वास नहीं रह गया था। उनको डर लगने लगा था कि ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में पूरा पैसा लेकर करके बैंक भी यहाँ से चला जाए, तो वो लोग अपना पैसा बैंकों से निकालने लगे। साथ ही साथ जापानी आक्रमण के कारण दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सरकार ने जो नीति अपनाई थी उसने भी जन आंदोलन को अपने चरम सीमा पे बढ़ा दिया। नतीजा यह निकला कि इस जो पृष्ठभूमि थी, इसी पृष्ठभूमि में आगे आप देखेंगे
कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी का एक नारा निकल के आता है, या तो जो कांग्रेस की सम्मेलन होती है उसमें उन्होंने एक मंत्र दिया, वह मंत्र था करो या मरो का। इनका कथन था कि या तो आप काम करते हुए आज़ादी को प्राप्त कर लें या फिर अपनी जान को दे दें। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी का यह भाषण आता है। यह भाषण देखेंगे कि आंदोलन के लिए एक वातावरण का निर्माण कर दिया। भाषण जब आती है इसके तुरंत कल यानी 9 अगस्त 1942 को नेशनल लेवल के जितने भी नेता थे वो सभी नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाती है। इसी गिरफ्तारी को हम देखते हैं बिहार के स्तर पर। तो यहाँ पर भी आंदोलन का वातावरण का जब निर्माण हुआ तो यहाँ भी बिहारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें प्रमुख रूप से थे राजेंद्र प्रसाद, बृजमोहन, जयप्रकाश नारायण, जेपी लोहिया इत्यादि। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के तहत पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया और उनको बांकीपुर जेल में रखा गया। जिस तरह से बिहारी नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी, इसके पश्चात संपूर्ण प्रांत में आंदोलन प्रारंभ हो गया। यह जो आंदोलन था यह जनता के द्वारा किया गया अब आंदोलन हो गया। स्वतः ही आंदोलन की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ कोई भी नेता ऐसा नहीं बच गए थे जिनको के बाहर थे जो उनकी नेतृत्व प्रदान करते। तो इसलिए लोगों ने स्वतः ही आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। यहाँ अर्थात कि बिहार में जो आंदोलन हुआ उसमें छात्रों की प्रतिक्रिया सर्वप्रथम देखने को मिलती है। सभी जिलों के जो छात्र थे वो राष्ट्रीय झंडा लेकर करके उग्र प्रदर्शन करने लगे। सभी जिलों के छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा को लेकर जुलूस निकाला। अब ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया जाने लगा। बिहार में आंदोलन का प्रारंभिक जो चरण है वह राष्ट्रीय झंडा स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फहराया जाने लगा। इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा 11 अगस्त। 11 अगस्त को बिहार के जो तरुण छात्र यानी कि जो कम उम्र के छात्र यानी कि अभी नवयुवक होने ही वाले थे, वो लोगों ने सचिवालय के ऊपर झंडा फहराने के लिए अपनी कोशिश की। सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के क्रम में जो तत्कालीन पटना के कलेक्टर थे डब्ल्यू.जी. आर्थर, इन्होंने इन छात्रों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 7 जो छात्र थे वो शहीद हो गए। जब 7 छात्र शहीद हो गए तो यह बिहार में आंदोलन को और उग्र कर दिया गया। जब और उग्र कर दिया गया तो विभिन्न क्षेत्रों की जनता में उत्तेजना आ गई। जब विभिन्न क्षेत्रों के जो जनता में उत्तेजना आ गई तो वह लोग अब विभिन्न जगहों पर झंडा फहराने लगे। इसी क्रम में सिवान में फुलेना प्रसाद को गोली लगती है, वहीं कुर्था में श्याम बिहारी लाल को। बिहार के स्तर पर हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को, तो यह जो उत्तेजना का जो स्वरूप निकल करके आया, तो ये लोग करने क्या लगे कि जो सत्ता के प्रतीक था उसको क्षति पहुंचाने लगे, अर्थात कि उस पर प्रहार करने लगे। उसमें था कि पुल को क्षतिग्रस्त लोग किए, जो पुल पुलिया होती है उसको तोड़ना प्रारंभ कर दिए, सड़क को क्षति पहुंचाना स्टार्ट किए,
रेलवे लाइन को इन्होंने तोड़फोड़ किया, संचार व्यवस्था जो टेलीफोन वगैरह थी उसको का तार को काट दिया गया। इस तरह से इन्होंने सत्ता के खिलाफ जो भी प्रतीक था उस पर प्रहार किया। जो गोलीकांड सचिवालय में हुई थी इसको सचिवालय गोलीकांड के नाम से जाना गया। वहीं हाजीपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये सब ऐसे स्थान थे जहां क्रांतिकारियों या तो कहें आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकार का गठन कर लिया। लोगों ने स्वयं अपनी पंचायतें बनाई, साथ ही साथ स्थानीय कार्यों को संचालित किया। क्रांतिकारियों के द्वारा संचार का जो साधन था, जो रेलवे थे, उस पे कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ उसके जो ड्राइवर थे उसको जबरदस्ती या तो बाध्य करते थे कि आप हमारे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए। और उस स्थिति में ड्राइवर बाध्य हो जाया करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। इससे चलते जो क्रांति की जो ज्वाला थी उसको का जो संदेश था उसको पहुंचाने का कार्य लोग करते थे। साथ ही साथ जो क्रांतिकारियों के द्वारा कार्य किया जाता था या तो जो प्रोग्राम बनाया जाता था उसको भी गांवों या तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता था। भूमिगत आंदोलन जो चलाया जाने लगा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के द्वारा, जो आगे आजाद दस्ता के रूप में हम लोग देखेंगे और सियाराम दल के रूप में, इसको हम अगले ब्लॉग में भाग 2 में देखेंगे। आज मैं यहीं पे अपना ब्लॉग को समाप्त करता हूं। जो भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार से क्वेश्चन आएगा उसमें इतना ही बता देने में आपको भरपूर नंबर मिल जाएगा। कारण कि आजाद दस्ता जेपी से संबंधित एक अलग क्वेश्चन आता है, उसमें यह पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी, या तो आजाद दस्ता क्या था, आजाद दस्ता किस तरह भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिका अदा किया गया। यह क्वेश्चन दूसरे रूप से पूछा जाता है। इसलिए मैंने भूमिगत आंदोलन जिसमें जेपी को लेते हुए सियाराम दल को अगले ब्लॉग में मैं आप लोग को बताऊंगा। जो हमारे ब्लॉग में नए आए हैं अर्थात कि मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।